हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग हेलोल्केन सैलोरीन से और लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 75 तक करा था हमने। अब आगे क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक, दिया हुआ तीन चीज़ है, कौन कौन उसको, बस इतना ऑर्डर सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ दिया हुआ है विनाइल क्लोराइड, सेकेंडली दिया हुआ है क्लोरोइथेन, और थ्री दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। इन तीनों में पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होना है। चार ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शंस लिखने से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, बस यहीं से समझ लेना है डायरेक्टली। ऑब्वियसली कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के रेट पूछा होगा इसने। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाए इनका, फिर समझ में आ जाएगा हमें। विनाइल क्लोराइड मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, डबल बॉन्ड के कार्बन से हेलोजन, ऐसा। क्लोरोइथेन मीन्स इस तरह का सिस्टम, और क्लोरोबेंजीन मतलब कि ऐसा सिस्टम। देखो इन तीनों में क्या सेम है और क्या अंतर है। तो सेम बात है कि तीनों हेलाइड है, और अंतर तक का सवाल है जहाँ, तो अंतर में हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो है डबल बॉन्ड वाले सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, और ये कहीं ना कहीं एक सैचुरेटेड सिस्टम है, केवल सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों में देखोगे अनसैचुरेटेड वाले में, तो इनमें क्या है कि जो हैलोजन का लोन पेयर है वह डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट है। अब यदि ऐसा है तो रेजोनेंस तो होगा इस तरह से, और यदि रेजोनेंस हुआ तो इस CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्लोरीन, ऐसा क्लोरीन पे प्लस यहाँ माइनस। इसमें वैसा रेजोनेंस जैसा कोई बात नहीं है, मतलब यह प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड। और यहाँ देख रहे हैं कि अभी सिंगल दिख रहा था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से डबल आया। वैसे रेजोनेंस तो यहाँ भी होगा, एरोमेटिक सिस्टम में भी। और जब एरोमेटिक सिस्टम में भी रेजोनेंस होना है ऐसा डबल बॉन्ड Cl, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो रिएक्टिविटी इसका भी कम। तो सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिविटी होना है इसका, क्लोरोइथेन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। ठीक, इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे हम कि इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, विनाइल ज़्यादा रिएक्टिव है कि एराइल वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, लेकिन तुम देखो कि दोनों में बेहतर रेजोनेंस किस में होगा। विनाइल वाले में रेजोनेंस बेहतर होगा या फिर इसमें रेजोनेंस बेहतर होगा, एराइल में। तो ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसमें देख रहे हो तीन तीन पाई बॉन्ड था, एक दो एक यहाँ तीन था। अब जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा। इसमें बस एक ही था तो एक बार रेजोनेंस हुआ, तो इसमें रेजोनेंस वीक है, इसमें रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग है। और जब रेजोनेंस इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि इसका डबल बॉन्ड यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें रेजोनेंस वीक है तो ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया क्लोरोइथेन, उससे कम या विनाइल क्लोराइड, और सबसे कम क्लोरोबेंजीन। ऐसा क्लोरोइथेन सबसे ज़्यादा हो गया, ABC मार्क कर देते हैं। इसके बाद विनाइल वाला, और सबसे कम हुआ क्लोरोबेंजीन वाला। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन इसका हो जाएगा D नंबर। क्लोरोबेंजीन लीस्ट रिएक्टिव, विनाइल क्लोराइड उससे ज़्यादा रिएक्टिव, और उन सबों से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्लोरोइथेन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। बड़े फ़ायदे हैं यदि प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूअसली करते हो तो, और यदि टारगेट लिए हो कि हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है 12th के बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड,
तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनिक में मिल ही जाएगा। सबको ऐसे ही ज़रा अपने से बनाओ, जहाँ दिक्कत होगा वीडियो से देख लो। पूरा वीडियो देखने का नीड नहीं है, बस जो क्वेश्चन में फंसते हो उसके लिए वीडियो को देखो जो हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको तुम डायरेक्टली कर पाओगे। 77 नंबर जैसे कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटास। 1 क्लोरोब्यूटेन है, रिएक्शन इसका बोल रहा है अल्कोहलिक पोटास, क्या बनेगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 1 ब्यूटेनॉल, बी में है 2 ब्यूटीन, सी में है 1 ब्यूटीन और डी में है 2 ब्यूटेनॉल। ऐसा लगे हाथ एक रिएक्शन और लिख लें। 78 नंबर कह रहा है क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम इन ट्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है ऐसा, सोडियम से रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर मीडियम में, तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल नहीं बनेगा। ऐसा पूछ रहा है रिएक्शन कौन सा है। 4 ऑप्शन है, फिटिक, वुड्स फिटिक, सैंडमेयर, गाटरमैन, ये 4 रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें तो बहुत सोचने वाला बात है नहीं, ये तो डायरेक्टली चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जब 2 मोल हेलो अल्केन के सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइयर अल्केन बनाते हो सिमेट्रिकल, तो वह ऊर्ज होता है। लेकिन यदि वह एराइल हेलाइड है हेलोबेंजीन और वहाँ से रिएक्शन सोडियम मेटल से होकर के ऐसा डाइफिनाइल वगैरह बने, तो वह फिटिक रिएक्शन होता है ना। तो ये फिटिक रिएक्शन, इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात तो ये वाला है कि 1 क्लोरोब्यूटेन जो है उसका रिएक्शन यदि हम अल्कोहलिक पोटास से करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन देखोगे तो लगेगा कि सब तो ठीक ही ठाक है, होने तो सब चाहिए, ऐसा ही लगता है ऑप्शन देख करके हमेशा, लेकिन है बड़ा कंसेप्ट इसमें। और कंसेप्ट क्या है ज़रा ध्यान दोगे। 1 क्लोरोब्यूटेन मीन्स दिस वन, ये हुआ 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक, 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब कि यह 1 डिग्री है, ठीक। अल्कोहलिक पोटास कहने का मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। सबसे पहले तो तुम्हें यही देखना होगा अल्कोहलिक और एक्वस वाला बात, जो चैप्टर में काफ़ी बताया जा चुका है कि अल्कोहलिक है मतलब यह एलिमिनेशन करवाता है, यह एलिमिनेशन करवाता है। और जब हेलो अल्केन का एलिमिनेशन होता है तो वहाँ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन हेलोजन बाहर और अल्कीन बनता है। तो अल्कीन बनता है तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट तो तुम कैंसिल कर ही सकते हो जो अल्कोहल वाले दिए हुए हैं कि ये दोनों नहीं होंगे। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा होगा, 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। देखो अब एलिमिनेशन जो बताया गया था ना, उसमें एलिमिनेशन कई तरह का था। E1 एलिमिनेशन था, E2 एलिमिनेशन था, E1C भी था। और कौन सा एलिमिनेशन कब होगा उसका भी कंडीशन था। E1 इज जस्ट लाइक SN1, 3 डिग्री ज़्यादा फेवर करेगा। E2 इज जस्ट लाइक SN2, 1 डिग्री फेवर करेगा। और इसका तो कहानी कुछ अलग ही था। तो अभी वर्तमान में जो हेलो अल्केन दिया हुआ है वह 1 डिग्री दिया हुआ है। यदि 1 डिग्री है इसका मतलब यह E2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। और E2 रिएक्शन हम जानते हैं इसमें कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनता है, कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनता है। और जब यहाँ कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनता है तो फिर सिंपल सा एलिमिनेशन होगा, अल्फा से हेलोजन और इसके बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटीन। दिस इज द करेक्ट। सोचो कि यही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता, यही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता कि 1 ब्यूटेनॉल और यहाँ देता एसिडिक मीडियम और अब पूछता कि प्रोडक्ट क्या है, एकदम ऐसे ही रहता 1 ब्यूटेनॉल। तो इस केस में क्या था ना कि 1 ब्यूटेनॉल जो है ऐसा सिस्टम, एसिडिक मीडियम दे करके रखा है इसने। अब एसिडिक मीडियम दे करके यदि रखा है तो फिर इसके मैकेनिज्म से चलोगे, पहले वहाँ प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा OH2 पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस बताएं अनर्थ हो जाता है ऑर्गेनिक में यदि ऑक्सीजन पे प्लस है, वो हटेगा और यहाँ से बनेगा कार्बोकेटायन ऐसा।
प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और जहाँ भी कार्बोकेटायन बना भाई तो फिर रीअरेंजमेंट का बात तो भूलना ही मत तुम, रीअरेंजमेंट के बाद भूलना ही मत कि बिना रीअरेंजमेंट का रिएक्शन होगा, वो भी जब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। तो इसमें तो 1 डिग्री बना है और हम देख रहे हैं कि 2 डिग्री बनने का पॉसिबिलिटी है। तो यह पूरा हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ, और हाइड्राइड शिफ्ट होकर के पहले तो ये बदलेगा 2 डिग्री में ऐसा। और अब यहाँ से इस वाले कार्बन से जो है यहाँ से हो जाएगा डिप्रोटोनेशन, इसका हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो प्रोडक्ट यहाँ से 2 ब्यूटीन होगा ऐसा। इसका आंसर 2 ब्यूटीन हो जाता यदि वही चीज़ अल्कोहल को लेकर के पूछता तो। लेकिन चूंकि हेलो अल्केन में ऐसा कोई कार्बोकेटायन वगैरह का फॉर्मेशन नहीं है तो रीअरेंजमेंट जैसा कोई बात होना नहीं है, तो यहाँ हम लोग सेफ़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन चूंकि सिमिलर बात था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए इस चीज़ को बता दिया। एग्जाम में पूछा पहले, ये हो सकता है वैसा पूछे, है ना। तो देखोगे कार्बोकेटायन वाला बात आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और नहीं तो यहाँ सिंपल सा E2 एलिमिनेशन हुआ तो चलेगा, वहाँ E1 हो गया, कार्बोकेटायन बन गया। तो जैसे SN1 में कार्बोकेटायन बनता है वैसे E1 में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट 78 तक तो हो गया, अब 79 नंबर क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है 79 नंबर, ज़रा पढ़ करके देखो उसको। 79 यहाँ भी कुछ हाइड्रोलाइसिस वगैरह को लेकर के पूछा है क्या? तो यह जो क्वेश्चन है ना 79 नंबर, क्या है? इन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए टर्शियरी अल्काइल हेलाइड बाय एक्वस अल्कली। 79 कह रहा है कोई 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड है ऐसा, 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड है और इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एक्वस अल्कली से, मतलब एक्वस KOH से, ठीक है। तो इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इज़ डबल, कह रहा है कि यदि इसके कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, दोगुना कर दें, डबल, देन द रिएक्शन रेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो रिएक्शन के रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे पूछा है इसको ट्विस्ट करके ज़रा देखोगे। एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला, इसका हाइड्रोलाइसिस किया गया है एक्वस अल्कली से, माने एक्वस KOH से। पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के दरमियान यदि इस KOH के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, मतलब शुरू में इसका कंसंट्रेशन मान लो 2 था, अब 4 कर दिया जाए, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट में ऑप्शन दिया हुआ है कि रेट भी डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, रेट चेंज नहीं करेगा। बताओ क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो भाई 3 डिग्री हेलो अल्केन है। अब 3 डिग्री हेलो अल्केन में हम पढ़ें कि होता है SN1, और SN1 में हमने पढ़ा कि रेट ओनली डिपेंड्स ऑन हेलो अल्केन, नॉट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, पावर 0। तो तुम इसको बढ़ाओ चाहे घटाओ, क्या ही फर्क पड़ता है जब रेट इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये चेंज करने से रेट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट आंसर इसका D नंबर है ना। देखो डायरेक्ट भी पूछ सकता था, डायरेक्ट भी पूछ सकता था, मतलब ऐसे कि कोई SN1 रिएक्शन है तो उस SN1 रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट क्या होगा। लेकिन डायरेक्टली इसने नहीं पूछा, रिएक्शन दे दिया, और जब रिएक्शन दे दिया तो फिर वहाँ से एक काम तो हम लोग का बढ़ गया ना, कि रिएक्शन दे दिया तो वहाँ से पहले तुम ये डिसाइड करो भाई कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है। और खैर आसान सा था कि डिग्री के आधार पे हम डायरेक्ट पता कर लिए, टर्शियरी दिया हुआ था तो SN1, और SN1 है तो फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड ही नहीं करता है रेट, तो उसको बढ़ा दे घटा दे कांस्टेंट ही रहने वाला है। ग्राफ भी इसके लिए प्लॉट करा था हमने जब चैप्टर को कर रहे थे, उस समय पैरेलल ग्राफ आता था ना एक्स एक्सिस का, मतलब कि कंसंट्रेशन वाले एक्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये पूछ रहा है कि SN1 से नहीं होना चाहिए। और क्या क्या कंपाउंड है भाई?
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, B में है C6H5Cl, C में है C6H5CH2Cl, D में है C6H5CH CH3Cl। ऐसा चारों में से कौन है जो SN1 रिएक्शन नहीं करेगा, SN1 रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा? तो क्या पढ़ें जी, डिग्री यदि तुम देखोगे तो डिग्री से तो फैसला कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। SN1 में हम पढ़े कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पूछा है कि SN1 होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब 3 डिग्री नहीं रहेगा, 2 डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री हम जानते हैं कि SN2 करता है SN1 में। अब डिग्री तुम देखोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 डिग्री E भी है, 1 डिग्री E भी है, E चलो 2 डिग्री है। C6H5 मैंने ऐसा ना, ये बेंजीन है, CH है, इसमें CH3 है, यहाँ Cl है, ये 2 डिग्री है। इसमें डायरेक्ट बेंजीन में ही जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से कहाँ पता चल रहा है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो दोनों में से तो फिर कोई भी नहीं करेगा। तो क्या करो कि अब इसका नेक्स्ट फैक्टर लेकर के चलो कि SN1 में कार्बोकेटायन भाई बनता है, और हम कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी से पता कर लेंगे। जिसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है वो SN1 करेगा, जिसका नहीं है वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से जब कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन यहाँ से हटेगा तो कार्बोकेटायन एलाइल बनेगा, ऐसा। और एलाइल कार्बोकेटायन हम जानते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबल है, इसका मतलब ये SN1 करेगा। क्वेश्चन पूछा है नहीं करने वाला। ये क्लोरोबेंजीन देखो, ये फंसने वाला चीज़ है। क्लोरोबेंजीन में भाई क्लोरीन तो ऐसे बाहर होता नहीं है, उल्टा इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके डबल बॉन्ड आता है। कोई तरह से बाहर कर भी दो ज़बरदस्ती तो फिर फिनाइल कार्बोकेटायन, और फिनाइल कार्बोकेटायन हम जानते हैं लीस्ट स्टेबल चीज़ है। एरोमेटिक सिस्टम पे प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये काफ़ी अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, और काफ़ी अनस्टेबल बनाएगा तो फिर यही वाला SN1 नहीं कर पाएगा। बाकी कर लेंगे, यहाँ से बेंजाइल बनेगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ भी बेंजाइल ही बनेगा, इधर से रेजोनेंस, इधर से इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगेगा, अल्काइल है तो यहाँ भी SN1 हो जाएगा। तो ये SN1 कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहे हैं, ये नहीं बना रहा है, तो ये SN1 नहीं करेगा, इवन SN2 भी नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 80। अब आगे क्वेश्चन नंबर 81। SN1 SN2 पे देख रहे हो ना कितने क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, टॉपिक ही वैसा है, और ये आगे के कोई चैप्टर में नहीं है, बड़ा कम है। अल्कोहल में थोड़ा बहुत आएगा, अल्डिहाइड कीटोन वगैरह में SN1 SN2 का कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन जहाँ होगा वहाँ SN2 SN1 आएंगे, वहाँ एडिशन ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ऐसे रिएक्शंस। 81 आइडेंटिफाई B and D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन सीक्वेंस है, स्टार्ट करा है इसने इथीन से, इथीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से A बना, इसका इसने हाइड्रोलाइसिस करा तो B बना। B का रिएक्शन PBr3 से हुआ तो यहाँ C बना, और C में यहाँ D हम लगाएंगे तो फिर वापस वही चीज़ बनेगा। पूछा किसके बारे में है, B और D, कि B और D यहाँ क्या है, B और D क्या है, ऐसा। तो रिएक्शन को हम कंप्लीट ही कर लेना, खुद पता चल जाएगा कि B और D क्या है। रिएक्शन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो अल्कीन दिया हुआ है, वहाँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक है, तो अल्कीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक से सिंपल सा एडिशन होता है ना, ऐसा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन वगैरह लगेगा नहीं। H2SO4 मतलब H प्लस और HSO4 माइनस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, किसी एक पे पॉजिटिव जोड़ दो, CH3 CH2 और यहाँ HSO4, ऐसा। अब यहाँ से यह हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्कोहल बनता है,
ये CH3CH2OH, तो B के जगह पे तो चलो तुम्हारा इथेनॉल होगा, क्लियर है। अब कह रहा है इसका रिएक्शन PBr3 से, सब्स्टिट्यूशन है, OH हट करके ब्रोमीन आ जाएगा वहाँ, अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हेलाइड से पढ़े हम ऐसा, तो ये C हुआ। अब इसमें तुम क्या मिलाओगे कि अल्कीन बनेगा, तो हेलो अल्केन से अल्कीन कैसे बनता है भाई, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं ना KOH NaOH वगैरह का, तो बनता है। तो D के जगह अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, B के जगह इथेनॉल और D के जगह अल्कोहलिक KOH, इथेनॉल और अल्कोहलिक KOH, मतलब ऑप्शन नंबर D करेक्ट है इसके लिए, D नंबर सही होगा। अब ऑर्गेनिक है तो फिर उसमें रिएक्शन को लेकर के क्वेश्चन ना रहे तो फिर बेकार है, वो तो रहना ही है किसी भी हाल में। अब आगे ज़रा देखा जाए, कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है किसके लिए, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसके लिए कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। ऑप्शन दे रखा है 4, 2, 8, 16। कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर समझ रहे हो ना, एनांशियोमर्स वगैरह कितने बनेंगे, इससे लेकर के क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर पहले बनाएं उसके बाद क्लियर हो पाएगा। फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, आइसोमेरिन चैप्टर जब कर रहे थे तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, उस फार्मूला के थ्रू भी चलेंगे तो काम हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, कहीं दे दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, यहाँ मिथाइल कर दो, ठीक। सबसे पहले डिसाइड करो कि यह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिन शो करेगा या नहीं। वो कैसे डिसाइड करते थे हम, कायरल सेंटर देखो सबसे पहले है या नहीं, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है, इसमें नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। अब यदि तुम इस वाले कार्बन को लेगो तो इसका 4 बॉन्ड, एक इधर CH2, एक इधर Br, एक इधर H और नीचे है पूरा CH3, मतलब ये कायरल सेंटर हुआ। ये भी कायरल सेंटर ही हो जाएगा, यहाँ भी अलग अलग है, CH3 है, H है, इधर ये पूरा है, चौथा साइड ये वाला ग्रुप, तो यहाँ से 2 कायरल सेंटर मिले, कायरल सेंटर 2। अब ये दोनों में देखोगे, ये दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, तो ये दोनों कायरल सेंटर नॉन आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ कार्बन से ब्रोमीन है जबकि यहाँ CH3 है, नॉन आइडेंटिकल कायरल सेंटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम अनसिमेट्रिकल बोल दें, और जब यह अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, कायरल सेंटर 2 के बराबर है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का क्या फॉर्मूला था, 2 का पावर n, जहाँ n कायरल सेंटर था तो 2 का पावर n, और n की जगह यहाँ 2 है ना, कायरल सेंटर 2 है, तो 2 का पावर 2 तो 4। मेसोफॉर्म तो बनता नहीं है ऐसे कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड में जब अनसिमेट्रिकल हो तो मेसोफॉर्म नहीं बनता है, क्योंकि मेसोफॉर्म होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली राइज होता है, तो मेसोफॉर्म 0। तो टोटल मिला करके देखोगे 4 और 0 मैंने 4 ही है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना करके पहला चीज़ देखो कि यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा या नहीं, और उसके लिए कायरल सेंटर को प्रीफर करो सबसे पहले। यदि कायरल सेंटर है उसके बाद तुम जाओ कि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वगैरह तो नहीं है, नहीं आया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आया, एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन भी नहीं होगा, इसका मतलब ये शो करेगा। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल का नेचर देखो, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल। यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगेगा, अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल वाला। वर्तमान में यह अनसिमेट्रिकल था तो वहाँ से फॉर्मूला यूज करके हमने कर लिया इसको। तो ये 82 नंबर के बाद अब आता है 83 नंबर क्वेश्चन।
83 नंबर। और है क्या क्वेश्चन, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ एक्वस NaOH। नॉट ट्रू, सबसे पहले इसे नोट करो, सही नहीं है ये पूछा है। और है क्या वो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक, इसका एक्वस NaOH है। अरे नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, ऑप्शन क्या क्या है, रिएक्शन अकर्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, तो ये तो सही है, 3 डिग्री है तो SN1 सही होगा ना, ये सही ऑप्शन है, मतलब कि यह स्टेटमेंट सही है। बी में है इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज कार्बोकेटायन, अब SN1 है तो कार्बोकेटायन ही बनेगा, और स्टेटमेंट ये भी सही है। रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इज डबल्ड, कह रहा है जब इसके कंसंट्रेशन को दोगुना करेंगे तो रेट भी दोगुना हो जाएगा। काहे का दोगुना होगा, SN1 है, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो 2 गुना करो चाहे 4 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट में है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज डबल, कि जब इसके कंसंट्रेशन को 2 गुना करेंगे तो रेट 2 गुना होगा, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि SN1 का रेट डिपेंड करता है हैलाइड पे, तो जब इसके कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट भी चेंज करेगा, डबल किए तो रेट डबल हो जाएगा। तो डी वाला स्टेटमेंट सही है, ए और बी सही है, सी स्टेटमेंट फालतू का था कि अल्कली का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है रेट, तो फिर कहाँ से डबल होगा। तो गलत स्टेटमेंट इसका हुआ सी, मतलब सही आंसर हो गया इसका सी, है ना। यही पूछा था कि कौन सही नहीं है, मैंने स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ये पूछा था हम लोग को, तो वो तो हमने कर दिया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 83 तक हो गया, काफ़ी कुछ नए कंसेप्ट आए इतने सारे क्वेश्चंस करके, और भी कई क्वेश्चंस हैं, तकरीबन पहले बता चुके हैं, 130-140 तक क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर से, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे ना आप उसको डंप नहीं करो। तो बाकी के जो क्वेश्चंस इसके आते हैं 84 से, उसे हम करेंगे आगे के लेक्चर से, इतना तब तक एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।